और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV खास बात में आपके साथ मैं हूं सईद काजिम शर्फी। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने के बयान पर शहरियार ने लिया यू-टर्न का, मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर दिया था बयान। नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में एक जलसे आम से करेंगे खिताब। रैली के बावजूद दाखिले को दिया गया मुजाहिद आज़ादी शोएबुल्लाह का नाम। और मुल्क के कुछ शहरों में कल मनाई गई ईद उल फित्र, अमन व अमान की गई दुआएं। और तफसीलात। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी का एतराफ़ करने वाले नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान अपने बयान से पलट गए हैं। शहरियार का कहना है कि उन्होंने दाऊद के बारे में पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया। दाऊद कहाँ हैं, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शहरियार खान ने जैसे ही ये बयान दिया कि दाऊद इब्राहिम कभी पाकिस्तान में मौजूद था लेकिन उसे बाहर कर दिया गया, हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। हिंदुस्तानी मीडिया ने इसे पाकिस्तान के सरकारी बयान से ताबीर किया, लेकिन हंगामे के बाद शहरियार अपने बयान से पलट गए। अब वो कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन कहाँ है, इस बारे में उन्हें न तो उस वक्त कुछ इल्म था जब वो वजारत खारजा में हुआ करते थे और न ही आज कोई इल्म है। शहरियार के इस यूटर्न पर भले ही मीडिया हैरतज़दा हो, लेकिन माहिरीन को कोई ताज्जुब नहीं है। हमारे देश में सब लोगों ने यही सोचा कि ये बहुत बड़ा एक अहम टिप्पणी है शहरियार खान साहब से, पर तुरंत 12 घंटे के अंदर, जैसे हम में से कई लोगों ने कहा है, कि शहरियार खान साहब ने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, आई बीन मिसकोटेड, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। अगर दाऊद पाकिस्तान में होता तो हम यही यकीन दे सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो हुकूमत है उनको ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। यानी कि पूरा जो उसके रूपरेखा उन्होंने बदल दिया है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि जब से मुंबई का हादसा हुआ था 1993 में, पाकिस्तान ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि दाऊद पाकिस्तान में है। हालांकि कई प्रकार का सबूत दिया गया था। एक काफ़ी बड़ा शादी उन्होंने वहाँ पे मनाया था जिसमें उनका वीडियो फुटेज भी था, वो भी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया है। दाऊद इब्राहिम पर 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। वजारत खारजा ने साफ कर दिया है कि धमाकों के कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर हिंदुस्तान चैन से नहीं बैठेगा। Like you, I too have seen these reports which have been attributed to a senior official of the Pakistan government. As you are aware, the 1993 Mumbai bomb blast dossier has never been closed by us. Therefore, now that we have received more information about it, we will not rest till those responsible for the 1993 attacks against our citizens in Mumbai are brought to. शहरियार हिंदुस्तान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ के खुसूसी एलची हैं।
लंदन में दिए अपने बयान में उन्होंने दाऊद के मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद होने का भी अंदेशा जाहिर किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दाऊद पाकिस्तान में मौजूद होता तो नवाज शरीफ हुकूमत उसे गिरफ्तार कर लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी हैदराबाद के LB स्टेडियम में नवभारत युवा भेड़ी जल से आम से खिताब करेंगे। रियासती BJP यूनिट की जानिब से जल से आम के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात के वज़ीर आला के दौरे से शहर में फ़िरक़े वाराना कशीदगी फैलने का अंदेशा जाहिर किया। मोदी के दौरे की खास बात यह है कि एक गेट मुजाहिद आज़ादी शोएब खान के नाम से रखा गया है। बीजेपी इंतखाबी तशहीरी मुहिम के चीफ नरेंद्र मोदी के हैदराबाद के दौरे के पेश नज़र जंगी खतूत पर इंतजामात किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी युवा भेरी जलसा आम से खिताब करेंगे। गुजरात के वजीर आला सुबह 11 बजे खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे से जलसे का आगाज होगा। शहर के LB स्टेडियम में होने वाले इस जलसा आम के अहाते को स्वामी विवेकानंद के नाम से मौसूम किया गया है। खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर 2 अलहदा बाबुद दाखिला बनाए गए हैं, जिन्हें रानी रुद्रम्मा देवी और श्री कृष्णा देवा राय के नाम से मौसूम किया गया है। जबकि स्टेडियम से जलसा गाह में दाखिल होने वाले दीगर 4 बाबुद दाखिलों को मुजाहिदे आज़ादी शोएबुल्लाह खान, रामानंदा तीरथ, अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमोरम भीम के नामों से मौसूम किया गया है। तश्कील तेलंगाना के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी का ये हैदराबाद का पहला दौरा है। 11వ తేదీ జరిగేటువంటి నరేంద్ర మోడీ నవభారత యువబేరి కార్యక్రమం యొక్క ఏర్పాట్లు చాలా చక్కగా చురుగ్గా జరుగుతున్నాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి అన్ని జిల్లాల నుండి వచ్చేటువంటి యువతీ యువకులు విద్యార్థులందరికీ కూడా చక్కని మరి వసతి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి మరి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नजर गुजरात से आने वाले DGP सतह के ओहदेदारों ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ओहदेदारों ने बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी से मुलाकात करके प्रोग्रामों के शेड्यूल के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के DGP दिनेश रेड्डी ने बताया कि शहर में अमनो अमान की बरकरारी के लिए महकमे में खातिर खाह पुलिस दस्ते मौजूद हैं। But we are making elaborate bandobast arrangements. We have the inputs also. Threat perception report is there. Because of all these threat inputs, threat perception, we are making elaborate bandobast arrangements, and we are not taking anything to chance. Access control, strict access control also we are making. En route bandobast, access control inside the stadium. We are making elaborate bandobast arrangements. उधर दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के दौरे से हैदराबाद में फिरकावाराना कशीदगी फैलने का खदशा जाहिर किया है। ETV न्यूज़, हैदराबाद। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी को कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के वजीर सकाफत लक्ष्मीकांत शर्मा जहां इसे उर्दू के हक में बता रहे हैं, वहीं उर्दू तंजीमें इसे उर्दू के खिलाफ एक बड़ी साजिश से ताबीर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी का कयाम 1976 में अमल में आया था। अकादमी के कयाम के वक्त इसका कुल बजट 3 लाख रुपए था। अकादमी के बजट में कमी को लेकर जब उर्दू वालों ने सूबे में तहरीक चलाई तो इसके बजट में मामूली इजाफा करते हुए अकादमी का बजट 9 लाख रुपए कर दिया गया। सूबे में उर्दू अकादमी के बजट में कमी को लेकर उर्दू वालों की मुसलसल तहरीक के बाद 80 की दहाई में इसका बजट 15 लाख और 90 की दहाई में 20 लाख के करीब पहुंच गया। और जब अकादमी ने 21वीं सदी में कदम रखा तो इसमें मामूली इजाफा करते हुए इसका बजट 27 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन इस मामूली बजट से भी 10% टैक्स के नाम पर काट लिया जाता था। सूबे में उर्दू वालों के मुसलसल दबाव के बाद अब अकादमी का बजट 55 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है। बजट की कमी की वजह से अकादमी अपने ऐलान किए हुए अवार्ड भी तकसीम करने से कासिर है। हुकूमत ने उर्दू वालों के मुतालबात को नजरअंदाज करते हुए इसके बजट में इजाफा तो नहीं किया, बल्कि उर्दू वालों की मंशा के खिलाफ अकादमी को महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद से निकालकर दरपर्दा कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का काम शुरू कर दिया। इस ज़िम्न में जब ETV ने मध्य प्रदेश के वजीर सकाफत लक्ष्मीकांत शर्मा से बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया।
उर्दू अकादमी मूलतः एक साहित्यिक संस्था है। उर्दू हमारे देश की बहुत ही प्रमुख भाषा है और उसको जानने वाले, मानने वाले सारे देश में और सब समाजों में हैं। उसकी समृद्धि के लिए जितने प्रयास होना चाहिए लगातार होते रहना चाहिए। संस्कृति विभाग में एक इकबाल प्रभाग है, उसके माध्यम से हमसे जो बन सकता हम करने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों अल्पसंख्यक मंत्री माननीय बिश्नोई जी का एक प्रस्ताव आया था कि उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग को देने में हमारी सहमति है क्या, कि हमने कहा बिल्कुल ये साहित्य की संस्था है, उर्दू की समृद्धि के लिए हम लोग बड़े अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे और अगर समन्वय में मुख्यमंत्री जी का आदेश होता है तो हमको उर्दू अकादमी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास तो विभागीय प्रस्ताव आया था, विरोध की मेरे पास कोई बात नहीं आई है और ये निर्णय हमारा नहीं है, संबंधित विभाग को करना है, मुख्यमंत्री जी को करना है। अभी तक जो चल रही थी उसका मैंने कभी ये नहीं कहा कि कैसी चल रही नहीं चल रही है, मिल जाएगी तो अच्छे से काम कराएंगे, अच्छे से काम करेंगे और उर्दू की हम सेवा कर पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में उर्दू के फरोग के लिए काम करने वाली तंजीमें हुकूमत के इस इकदाम को उर्दू के लिए एक बड़ी साजिश से ताबीर कर रही हैं। मध्य प्रदेश की उर्दू तंजीमों का कहना है कि इकबाल मरकज, जो गुज़िश्ता 12 सालों से कल्चरल डिपार्टमेंट के तहत काम कर रहा है, हुकूमत ने इसके बजट में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया है, बल्कि इसके कौमी किरदार को खत्म करते हुए इसकी हैसियत सूबाई कर दी है। ऐसे में कल्चरल डिपार्टमेंट से उर्दू के फरोग के लिए किसी नए इनकलाब की तवक्को करना सहरा में पानी तलाश करने के मुतरादिफ है। मुझे मालूम है कि इसमें एक साजिश रची जा रही है ताकि उर्दू एकेडमी की बिल्डिंग दोबारा हुकूमत संस्कृति डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि हमारा जो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन है इसे ख़त्म कर दिया जाए और वाइस चेयरमैन की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ एक सेक्रेटरी बिठा दिया जाए। पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल एक मरकज़ जो है, जिसे बाद में उन्होंने अल्लामा इकबाल प्रभाग बना दिया, उसके तहत भी हमारे यहाँ एक सेक्रेटरी होता था। पिछले 12 साल से वहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं है, एक मामूली सा क्लर्क उसे देख रहे हैं। तो ये अगर हुकूमत की पॉलिसी है तो मैं समझता हूँ कि इससे उर्दू वालों को बड़ा दुख होगा। मध्य प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है जब उर्दू अकादमी को कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने की कोशिश की गई हो। 10 साल पहले भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन उर्दू वालों के सख्त एहतजाज के बाद हुकूमत ने इसे सर्द खाने में डाल दिया था। उर्दू वालों का मानना है कि कल्चरल डिपार्टमेंट, जो कि उर्दू अकादमी की बिल्डिंग में किराएदार की हैसियत से है, वो इस तरह के इक़दामात से उर्दू अकादमी की बिल्डिंग पर कब्जा करके न सिर्फ अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है, बल्कि सूबे से उर्दू के किरदार को भी खत्म करना चाहता है। ETV न्यूज़, भोपाल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है, बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। Passport deodorant body spray drives you crazy. बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों ने नमाज इस्तिस्का अदा की। ज़िले के अवाम ख़ासतौर पर पिछले कई रोज़ से मुनासिब बारिश न होने के सबब परेशान हैं। ज़िले के पेनुगुंडा के मुसलमानों ने तालाब हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन के करीब नमाज इस्तिस्का अदा की और बारगाह इलाही में बारानी रहमत के लिए दुआएं की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जुमेरात को चांद न दिखने की वजह से कल ईद मनाई गई। यहां ईदगाह मैदान पर नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के कई लीडर भी ईदगाह पहुंचे और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से कल ईद की छुट्टी न मिलने की वजह से लोगों में नाराजगी देखी गई। भीलवाड़ा ज़िले के शाहपुरा में रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होने के बाद कल ईद मनाई गई। शहर काजी ने इस मौके पर मुल्क में और रियासत में अमन और भाईचारे के लिए दुआ की। इस मौके पर कई सियासी लीडरों ने आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के कई और शहरों में भी कल ईद मनाई गई। खुशी का त्यौहार है ये और हम सब आपस में मिल रहे हैं, सेवइयाँ वगैरह खाएंगे, बच्चों के साथ आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या दुआ किए हैं आज? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भी कुछ जगहों पर कल ईद मनाई गई। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। इलाहाबाद के रुकन पार्लियामेंट कुंवर रेवती रमन ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कल मारूफ सहाफ़ी एमजे खान ने ईद के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में मुल्क की कई मारूफ हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर एमजे खान ने कहा कि आज मुल्क में अमन व भाईचारे की फ़िज़ा आम करने की ज़रूरत है और ईद के मौके पर इस किस्म की तकारीब के इनेकाद से इसमें काफ़ी मदद मिलती है। झारखंड के वज़ीर बराए सनअत व तामीर हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि उन्हें जो वजारत मिली है उसमें कम दिनों में ही बहुत काम होंगे। देवघर में वाक़ अपने घर में ईद के मौके पर उन्होंने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें जो वजारत मिली है उसमें रोज़गार के बहुत मौक़े हैं और वो ऐसा काम करेंगे जिससे झारखंड का नाम रोशन होगा। मंत्रालय भी मिला है मुझे, उस पर हर हाल में विकास करेंगे। बहुत कम दिन में हम लोग को बहुत ज़्यादा विकास करना है। हमारे नौजवान ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, काफ़ी मेहनत कर छात्रा को चार्ज लिए हैं और काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं और जिस महापुरुष के सपूत हैं अपना दायित्व निभाना उसको अनुभव का वो अपना परिचय दे रहे हैं। और हम लोग अपना विभाग में जो काम दायित्व दिया गया है निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि लोगों को रोज़गार मिले, कुटीर उद्योग का बढ़ावा मिले। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो तहरीक के गांधी जी के ऐलान के बाद 10 अगस्त को हिंदुस्तान के जिन बड़े शहरों में अंग्रेज़ों के खिलाफ एहतजाज का सबसे ज़्यादा असर हुआ उनमें मेरठ का नाम भी शामिल है। मेरठ की तारीखी इमारतों में टाउन हॉल और मुस्तफ़ा कैसल आज भी उन यादों को अपनी दरो दीवार में सजो कर रखे हुए हैं। सन 1857 से लेकर 1947 तक का जंग आज़ादी की तारीख में मेरठ शहर बहुत अहम किरदार अदा करता है। मुजाहिदीन आज़ादी और उनकी जद्दोजहद की कहानी को बयान करने वाली तारीखी इमारतें आज भी मेरठ शहर में मौजूद हैं। सन 1942 के भारत छोड़ो तहरीक में अहम किरदार अदा करने वाले मेरठ की ये इमारतें आज भी उस दास्तान की याद ताज़ा कर रही हैं। 57 से लेकर के 1947 तक का अगर आप इतिहास को झांकने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि मेरठ का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में। और ये टाउन हॉल की जो स्मारक है वो इस बात की गवाह है कि प्रकाशवती सूद और कमला चौधरी जी ने नेतृत्व लिया मेरठ की जनता का और यहाँ एक विशाल प्रदर्शन किया गया, यहाँ एक बैठक आयोजित की गई, जुलूस निकाला गया। 1882 के टाउन हॉल के अलावा 1899 की तारीखी इमारत मुस्तफ़ा काउंसिल भी अपने वजूद से जुड़ी मुजाहिदीन आज़ादी की कहानी बयान करती है। आज काउंसिल यू के नाम से जानी जाने वाली ये इमारत गांधी, जिन्ना, मौलाना आज़ाद और नेहरू जैसे रहनुमाओं की आमद और मीटिंगों की गवाह रही है। और
मुस्तफ़ा कैसिल की अगर आप बात करें तो मुस्तफ़ा कैसिल भी जैसे मैंने कहा 1857 से सीधी सीधी जुड़ी हुई एक इमारत है, वो भी उस व्यक्ति की याद में बनाई गई है जहाँ उसको बंदी बनाया गया था। और वो एक सेंटर रहा, जैसे कि अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आनंद भवन एक सेंटर है, तो मेरठ की बात करें तो मेरठ का आनंद भवन मैं मुस्तफ़ा कैसिल को कहता हूँ, जहाँ इस देश के सभी बड़े नेता आए हैं। उन्होंने देश की आज़ादी की योजनाएं उस बिल्डिंग में रह कर के बनाई हैं। और देखिए, अगर हम आज की बात करें तो इतिहास अगर जीवित रहता है तो इन स्मारकों में रहता है। किसी शहर की तारीखी अहमियत उसकी तारीखी इमारतों से समझी जा सकती है। मेरठ के टाउन हॉल और मुस्तफ़ा कैसिल इस शहर की उसी तारीखी अहमियत को बयान करती है। ईटीवी न्यूज़ मेरठ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की? उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिद्दा में वाक़ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हिंदुस्तान में अपने मंसूबों और प्रोग्रामों की तकमील के 25 साल मुकम्मल करने जा रहा है। बहैसियत गैर रुकनी मुल्क हिंदुस्तान में बैंक ने अब तक तकरीबन 450 तालीमी इदारों, हॉस्टलों और अस्पतालों को कायम करने में अपना ताउन दिया है। पेश है हिंदुस्तान में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के नेशनल कन्वीनर ज़फ़र जावेद का ये इंटरव्यू। आप मुलाहिज़ा कीजिए। ये इंटरव्यू हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। नाज़रीन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा के हिंदुस्तान में नेशनल कन्वीनर जनाब ज़फ़र जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा हिंदुस्तान में किन किन प्रोग्राम्स को चला रहा है। ज़फ़र साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है ये किस मकासद के तहत क़ायम किया गया था? जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये कुछ 52-53 ममालिक, इनका एक इंटर गवर्नमेंटल बैंक है ये। और इन ममालिक को जो है, जो OIC के मेंबर हैं वो IDB के भी मेंबर होते हैं। और इस तरह इन 53 ममालिक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है या जो बहुत लार्ज बिग फंडिंग होती है, जैसे रोड्स, हाईवेज़ बनाना है या डैम्स बनाना है, पावर प्रोजेक्ट्स बनाना है, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर सरमाया बहुत ज़्यादा लगता है, उनको जो है आपस में एक दूसरे को जो है मदद करने के मंशा से ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक क़ायम किया गया। और इसका हेड ऑफिस जद्दे में है और पूरे मुस्लिम ममालिक जो है इसके रुकन हैं। और इसके अलावा ये होता है कि जो है जहाँ पर ये नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किसी कदर कम फंडिंग की जाती है। और अभी हुकूमत हिंद से जो है बात हो रही है। इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, तो क्या प्रायोरिटीज़ हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के हिंदुस्तान के लिए? जी, बहुत बजा कह रहे हैं आप, मगर
चूँकि जो है इस्लामिक मुल्क नहीं है हिंदुस्तान, बावजूद इस तादाद के, तो नॉन मेंबर कंट्री तस्वुर किया जाता है इसको। और नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए जो है इनका एक अलग सा फंड है जहाँ पर जो है ये मुस्लिम चैरिटीज़ को और इदारों को फंड करते हैं। और इस तरह ये कुछ 25-30 साल से जो है हिंदुस्तान में काम किया जा रहा है, जहाँ पर कुछ 450-500 इदारों को जो है अब तक इन्होंने ठहराया है। पहले साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा काम होता था, मगर अब वक्त की अहम ज़रूरत ये महसूस की जाती है कि नॉर्थ इंडिया और ईस्ट में जो है बहुत काम की ज़रूरत है। तो आजकल जो है यूपी, बिहार, बंगाल और आसाम में जो है कई प्रोजेक्ट्स जो है टेकअप किए हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा की एक और काफ़ी मकबूल स्कीम है जो स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को, इस बारे में बताएं। जी हाँ, ये उसी यानी वजह से क़ायम की गई थी कि अगर कोई मुसलमान बच्चे हैं जो कि अपनी तालीम नहीं आगे बढ़ा सक रहे हैं तो उनको जो है कुछ एक स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको लोन दिया जाता है। बहुत ही यानी वो जब चाहे जब वापस कर सकते हैं, वो कुछ अरसा होता है उसका। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बेशुमार मुसलमान बच्चे अपनी फ़नी तालीम, मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह में दाखिले ले सके और अपने पैर पर ठहर सके, अपनी तालीम जो है मुकम्मल कर पाए। तालीम के अलावा और कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें IDBI हिंदुस्तान में मुसलमानों की मदद कर रहा है? जी देखिए, आप एक तो ये कि जो है असली तालीम के इदारे क़ायम करने में मदद करता है और बुनियादी तालीम स्कूल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, कई जगह हॉस्टल्स हैं। ये महसूस किया गया कि हॉस्टल की बड़ी कमी महसूस होती है मुसलमान बच्चों के लिए, बिलखुसूस शहरों में रहने के लिए, तो हॉस्टल्स को भी फ़ंड करते हैं। और उसके अलावा हॉस्पिटल एक ऐसा शुबा है जहाँ पे कोई अगर सोसाइटी ट्रस्ट हॉस्पिटल क़ायम करने के लिए आती है तो उनकी भी जो है हम उनको भी फिनेंशियल सपोर्ट, माली इमदाद करते हैं उनके। और एक चीज़, एक बहुत अहम जो IDB करने जा रही है हिंदुस्तान में, वो ये है कि औक़ाफ़ की जायदादों पर अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसकी फंडिंग, और ये यानी गैर मामूली कारनामा हो सकता है ये, क्योंकि अगर कोई ऐसी सोसाइटी है, ऐसी ट्रस्ट है या ऐसी औक़ाफ़ की कमेटी है जो कुछ यानी इमारत को यानी प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाह रहा है, उसको जो है हम चाहेंगे कि वो IDB से जो है राब्ता क़ायम करे। और हम काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर इस किस्म की फंडिंग करने जा रहे हैं। और मिनिमम यानी अगर 10, 12, 15 करोड़ की भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये फंडिंग इसकी की जा सकती है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इसको लोन दिया जाएगा। अगर मैं कोई इदारा हूँ तो किस तरह जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को जो है अप्रोच हुआ जाए? जी, हमारी एक वेबसाइट है IDB इंडिया के नाम से, तो उस वेबसाइट के ऊपर जो है हमारे सारे तफसीलात लिखे हैं और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है उस पर फराहम है। और हमारा दफ्तर यहाँ हैदराबाद में है, तो हैदराबाद के दफ्तर को अगर फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पर हम रहनुमाई भी करते हैं कि जो है किस तरह अप्लाई किया जाए। यानी मैं समझता हूँ कि कोई इदारा हिंदुस्तान में कम से कम नहीं है जो यानी ग्रांट के तौर पे देता है। यानी ये जो पैसा है आपको वापस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये इमदादी प्रोजेक्ट है IDB का, तो इस पर कोई इंटरेस्ट या जो है सूद लग रहा है या फिर वापस पैसे करना पड़ रहा है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये IDB की जानिब से ग्रांट होता है। और मैं चाहूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ खुसूसन उन इलाक़ों में जहाँ पर तालीमी इदारे या हॉस्पिटल्स या हॉस्टल्स की जो है ज़रूरत है वो IDB के स्कीम से जो है इस्तेफ़ादा करें और इदारे क़ायम करने में बहुत मदद होती है इससे। नाज़रीन, अभी हमसे बात कर रहे थे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा के हिंदुस्तान के लिए नेशनल